हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और ये फरवरी 2024 का एडिशन है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण कवर किया था। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए तो पहला टॉपिक है कि कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर, और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे कहा जाए तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है। इसकी एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोलकाता जो है वो लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। देखा जाए तो महानगरों में जो प्रति लाख आबादी की दर जो संज्ञेय अपराध है, मतलब संज्ञेय अपराध जो है उसमें सबसे कम मामले कोलकाता में आए हैं। ठीक है। और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार कहा जाए तो कोलकाता में वर्ष 2022 में प्रति लाख लोगों पर जो संज्ञात्मक अपराध है, जिसे कॉग्निजेंस कहा जाए, तो उसमें 86.5 मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, प्रति लाख लोगों पर 86.5 मामले। और इसके बाद पुणे है, पुणे में 280.7 मामले हैं। हैदराबाद में 299.2 मामले हैं। ठीक है। फिर देखा जाए तो संज्ञात्मक अपराध वे होते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी कहा जाता है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, और विशेष और स्थानीय कानून की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें तो कोलकाता में 2021 में प्रति लाख लोगों पर जो अपराध दर्ज हुए थे, संज्ञेय अपराध, वो थे 103.4, जो कि इस वर्ष घटकर 86.5 हो गया है। ये रैंकिंग 20 लाख आबादी वाले 19 शहरों की तुलना करने के बाद जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा 3 आपराधिक संहिता विधेयकों को मंजूरी। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय यानी द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय अधिनियम 2023 को हस्ताक्षरित किया गया। विधेयक के रूप में इसे 21 दिसंबर को राज्यसभा में और 20 दिसंबर को लोकसभा में इसे पारित किया गया है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा, जिसमें आपको फौजदारी अपराध जो है उससे जो संबंधित जो प्रमुख कानून है उसमें नए अधिनियम में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगा। इसमें गिरफ्तारी, अभियोग, जमानत की प्रक्रिया का प्रावधान है। फिर आपको भारतीय साक्ष्य द्वितीय अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा, और ये अधिनियम में देश के न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से जुड़े प्रावधान है। सभी दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर लागू होंगे। ठीक है। और इस कानून में 21 नए अपराधों को शामिल किया गया। 41 अपराधों के लिए सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया। ठीक है। नए अधिनियमों में प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे एफआईआर कहा जाए, ठीक है, एफआईआर कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, उसे लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और अदालत के फैसले तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाने का प्रावधान है। नए कानूनों में उन्मादी भीड़ और हत्या जो होती है, उन्मादी भीड़ द्वारा जो हत्या हो गई या मॉब लिंचिंग से मृत्यु, तो उसमें आपको मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में 18 वर्ष से कम उम्र की आयु की महिला के साथ जो दुष्कर्म के अपराध होते हैं उसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 20 वर्ष की कैद या मृत्यु पर्यंत कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर एमए गैर कानूनी संगठन घोषित। यहाँ एमए जो है यह है मसरत आलम गुट। ठीक है, 27 दिसंबर को देखा जाए तो केंद्र सरकार ने जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जो है 1967 की धारा 3A के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम गुट को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। इस संगठन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, भारतीय दंड संहिता 1860, आर्म्स एक्ट 1959 और रणवीर दंड विधान 1932 के विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023 में अब तक 4 संगठन को आतंकी संगठन
और फिर 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को विधि विरुद्ध गैर कानूनी संगठन घोषित किया जा चुका है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के अनुसार यदि कोई राष्ट्र विरोधी आंदोलन का समर्थन करता है या फिर किसी विदेशी शक्ति द्वारा किए गए भारत के क्षेत्र पे दावे का समर्थन करता है तो वो अपराध माना जाएगा। आगे इसमें है, ये कानून कुछ संवैधानिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना एकत्र होने का अधिकार, एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स। ठीक है, ये बोर्ड नहीं है, बोर्स है। बोर्स यानी कि BOURSE बोर्स। ठीक है, 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है, सूरत डायमंड बोर्स SBD का उद्घाटन किया। इस कार्यालय परिसर को कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के व्यापार के वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। भवन का निर्माण जो है वो 3,400 करोड़ रुपए की लागत से हुई और ये जो फैला हुआ है आपको 35.54 एकड़ में है, लगभग 67 लाख वर्ग फुट में। ठीक है, और ये जो SBD है ये कुल 9 टावर का निर्माण किया गया है और प्रत्येक टावर की जो ऊंचाई है वो 15 मंजिला है। 4,700 कार्यालय वाला यह परिसर है और अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए ये विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र होगा। ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है वो अमेरिका के पेंटागन जो कि 65 लाख वर्ग फुट में है उससे भी बड़ा है। ये विश्व का लगभग 90% कच्चे हीरे अमेरिका और चीन जैसे देशों में खरीदारों तक पहुंचाने में पहले सूरत में काटे और पॉलिश किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रकों में AC केबिन अनिवार्य। ठीक है, ट्रकों की जो केबिन है उसमें एयर कंडीशन अनिवार्य कर दिया गया। देखिए 10 दिसंबर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ट्रक ड्राइवर के लिए एयर कंडीशन केबिन अनिवार्य करने की घोषणा की। सरकार ने यह निर्णय देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में लागत कम करने और ड्राइवर्स की सेहत में सुधार और सड़क हादसों को रोकने के लिए किया गया। 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद बनने वाले जितने भी N2 और N3 कैटेगरी के ट्रक होंगे उसमें एयर कंडीशन सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, N2 कैटेगरी मतलब कहा जाए तो भारी मालवाहक वाहन है जिनका कुल वजन 3.5 टन से अधिक और 12 टन से कम होता है और N3 कैटेगरी में कुल 12 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म 2023। ठीक है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। देखा जाए तो 5 दिसंबर को इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। थीम था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना और इसका जो उद्देश्य है वो डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना है और इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माण में भारत की भूमिका को उजागर करना है। इस कार्यक्रम में भारत में इंटरनेट के उपयोग के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीली व्यवस्था के निर्माण के संबंध में विचार विमर्श किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है केरल में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। तो देखा है तो 1 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव जो है वो आपको 1 से 5 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा और इस महोत्सव का जो विषय है वो है स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। इस कार्यक्रम में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। ठीक है, और ये सम्मेलन जो है वो आपको वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने में आयुर्वेद की प्रासंगिकता को बढ़ती मान्यता की ओर उजागर करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि फ्रांस में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण। देखा जाए तो 10 दिसंबर को फ्रांस के सरी में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुवर जो है, तिरुवल्लुवर, ये दक्षिण भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण भारत के कबीर भी कहा गया है। तिरुवल्लुवर जो है
उनका संगम साहित्य में तिरुकुरल और कुराल तिरुकुरल और कुराल की रचना की थी। तिरुकुरल की तुलना विश्व के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों से की गई है। संत संत जो है तिरुवल्लुवर का जन्म जो है वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुआ था। उन्हें बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उनका लेखन है विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन सहित हर मत के लोग तिरुवल्लुवर को मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 यानी कि लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023। तो देखा जाए तो व्यवसायों के लिए वैश्विक सलाहकार मर्सर द्वारा जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 जारी किया गया। जीवन स्तर की गुणवत्ता सूचकांक जल पीने की क्षमता, अपशिष्ट निष्कासन, सीवेज, वायु प्रदूषण, पानी की उपलब्धता, यातायात भीड़ जैसी जो विभिन्न कारक हैं उस पर आधारित है। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 में पहले 5 शहर जो हैं उसमें आपको वियना ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का कंट्री है वियना, ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड से है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का, कोपेनहेगन डेनमार्क का और जिनेवा स्विट्जरलैंड का है। भारतीय शहरों का रैंकिंग देखें तो 153वें स्थान पे है हैदराबाद और छठी बार है। 194वें स्थान पे है पुणे महाराष्ट्र से, चेन्नई 161वें स्थान पे है, 164वें स्थान पे मुंबई है, 170 पे कोलकाता है और 172 पे नई दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा। देखा जाए तो 13 दिसंबर को भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को केरल के अलापुझा में नवगाथी पनावली यार्ड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। बाराकूडा नाव जो है वो पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। बाराकूडा को नाम जो है वो एक मछली के नाम पर रखा गया है। इस नाव को मझगांव डॉक्स से बिल्डर्स और नोवेल्टी नोवेल्टी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है। बाराकूडा जो है वो आपको जल में 12 नॉटिकल की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती है और एक बार चार्ज करने पर उसकी क्षमता 7 घंटे तक की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गोरखपुर में क्रूज सेवा लेक क्वीन का उद्घाटन। देखा जाए तो 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज सेवा उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर 12 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आया है। 2700 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाले जो क्रूज पर 3 तल बने हुए हैं, मतलब 3 तल 3 फ्लोर बने हुए हैं। यहाँ 5 सितारा होटल जैसी इनकी सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ताप्ती, सरयू, गंगा, यमुना जैसी नदियों में इनलैंड वाटरवे सेवा शुरू करने के लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया। इस अथॉरिटी के गठन से क्रूज सेवा को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी आधुनिक गौशाला। तो 20 दिसंबर को लखनऊ के नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में स्विट्जरलैंड के तर्ज पर एक नई गौशाला बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये गौशाला जो है आपको लखनऊ के उत्तर धोना गांव में बनाई जाएगी और इस गौशाला का नाम जो होगा वो होगा मनोरथा गौशाला। प्रदेश सरकार की गो पर्यटन नीति के तहत 10 हेक्टेयर जमीन पर इसका विकास किया जाएगा। इस पर 32.63 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये आधुनिक गौशाला में लगभग 2000 गायें रखी जा सकेंगी। साथ ही वहां पर किसी भी गाय को बांध कर नहीं रखा जाएगा, अपने प्राकृतिक प्रवास में रह सकेंगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बिहार डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023। तो 21 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर 3 दिवसीय बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 239 करोड़ रुपए के कॉम्फेड के 5 डेयरी प्लांट और 172 करोड़ रुपए के कॉम्फेड के अन्य उपकरणों का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने दुरुस्त रूप से किशनगंज स्थित पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड पटना के 5 नए ठीक है 5 नए उत्पाद भी पेश किए, जिनमें आपको पीने का पानी सुधा सलील भी शामिल है। ठीक है, कॉम्फेड का पानी एक जारी हुआ है जिसका नाम है सुधा सलील।
चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बिहार में बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र। 17 दिसंबर को बिहार सरकार ने राज्य में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की है। ये औद्योगिक क्षेत्र आपको गया, मुंगेर और नालंदा जिलों में स्थापित होंगे। इन औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाएगी, जिनमें भारी उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग शामिल हैं। इन औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण से राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। गया में 1670 एकड़ भूमि, मुंगेर में 1200 एकड़ भूमि और नालंदा में 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। तो देखा जाए तो 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो थीम था वो था पीस टू प्रोस्पेरिटी। ये आयोजन जो है वो उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य से किया है। ठीक है। और इस सम्मेलन में देश विदेश के 5000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के 18 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला। तो देखा जाए तो 4 दिसंबर को उत्तराखंड के 18 नए उत्पादों को जीआई टैग आवंटित किए गए हैं। उत्तराखंड एक दिन में सबसे ज्यादा जीआई टैग वितरित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। जीआई टैग जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून में वितरित किए गए। और जो उत्पाद जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं उसमें है आपको चौलाई, झंगोड़ा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखोड़ी मिर्च, फिर बेरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आड़ू, माल्टा, पहाड़ी तुअर, गहत, काला भट्ट, बिच्छू बूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊनी रंगवाली पिछोड़ा, चमोली रमान मास्क और लिखाई वुड कार्निंग। ये 18 प्रोडक्ट जो है इनको एक दिन में उत्तराखंड ने जीआई टैग आवंटित किए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई। तो देखा जाए तो 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने इस लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी जबलपुर जिले की पाटन और सिहोरा की अदालतों को शामिल किया गया है। आने वाली महीनों में 219 अदालतों में लाइव वीडियो की व्यवस्था जो है तैयार की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट तेलंगाना में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण। तो देखा जाए तो विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में बुरुगुपल्ली में अनावरण किया गया, जो कि प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संरक्षण के एकीकरण को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो अप्सुजा इंफ्राटेक द्वारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सिंप्लीफोज क्रिएशंस के सहयोग से तैयार किया गया है। इस मंदिर की जो लंबाई है वो 35.5 फीट है और ये 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। साथ ही इस मंदिर में 3 गर्भगृह बनाए गए हैं। इस 3D मंदिर के अंदर भगवान श्री गणेश को समर्पित एक बड़ा मोदक, भगवान शिव को समर्पित एक शिवालय और माता पार्वती को समर्पित एक कमल के आकार का विशाल घर बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जहां पहला है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2023। तो देखा जाए तो 19 से 22 दिसंबर को रॉयल थाई नेवी के द्वारा थाईलैंड के बैंकॉक में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी नौसेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। वर्ष 2025 के अंत में आयोजित होने वाली जो नौसेना प्रमुख की 9वीं संगोष्ठी का आयोजन भारत में किया जाएगा और इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को और बढ़ाना। देखा जाए तो इस 2023 का जो संगोष्ठी है उसमें 27 सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के नौसेना प्रमुख और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल
आर हरि कुमार द्वारा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इस कार्यक्रम में भारत का नेतृत्व किया गया। आगे देखें तो इस संगोष्ठी में सर्वप्रथम भारत के द्वारा तैयार किए गए ध्वज को आईओएनएस ध्वज के रूप में अपनाया गया। संगोष्ठी में कोरिया गणराज्य की नौसेना का नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में स्वागत किया गया। इससे अब हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की सामूहिक शक्ति या सदस्यों की संख्या बढ़कर 34 यानी 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत इटली प्रवासन एवं आवाजाही समझौते को मंजूरी। तो देखा जाए तो 27 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इटली के मध्य प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसकी पुष्टि करने से संबंधित विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत भारतीय छात्रों को इटली में पढ़ाई के बाद 1 वर्ष तक के लिए अस्थायी निवासी की अनुमति दी जाएगी ताकि वे पेशेवर अनुभव प्राप्त कर सकें। इस समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी और विद्यार्थी, कुशल कामगारों, कारोबारियों और युवा पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। इटली के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्येतर इंटर्नशिप और पाठ्यचर्या इंटर्नशिप से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। 13 दिसंबर 2023 को पोलैंड के राष्ट्रपति आंड्रेज डूडा ने डोनाल्ड टस्क को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। टस्क जो है वो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एवं वर्ष 2007 से लेकर 2014 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री पहले ही रह चुके हैं। टस्क ने प्रधानमंत्री बनने से देश में लॉ एंड जस्टिस पार्टी की 8 वर्ष के शासन का अंत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है म्यांमार सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। तो देखा जाए तो 12 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम ने अफीम उत्पादक देश की सूची जारी की है और इस सूची के अनुसार म्यांमार जो है वो विश्व का सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक देश बन गया है। म्यांमार ने वर्ष 2023 में अफीम का 2.4 अरब डॉलर का व्यापार किया, जो कि जीडीपी का 4.1% है। अफगानिस्तान में 95% की गिरावट के साथ अफीम का उत्पादन जो है वो 330 टन रहा। अफीम के फूल की औसत कीमत लगभग $355 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। म्यांमार में खेती का क्षेत्र जो है वो वर्ष दर वर्ष 18% से बढ़कर लगभग 40,100 से 47,000 हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, 18% क्षेत्र बढ़ गया है। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें इसकी जो स्थापना के वर्ष 1997 में हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम का जो स्थापना है वो 1997 में हुआ और इसका मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता। तो देखा जाए तो 26 दिसंबर 2023 को भारत ने पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हुए नुकसान के बाद उसे $1 मिलियन की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। 20 नवंबर 2023 को द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलावुन के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 26,000 से अधिक लोगों की निकासी के साथ उस क्षेत्र में तत्काल मानवीय सहायता आवश्यकताएं उत्पन्न हुई हैं। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय भ्रंशों का एक छाप है, जहां विश्व की अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पहली बार कुकिंग ऑयल से फ्लाइट की उड़ान। तो देखा जाए तो 28 नवंबर को पहली बार किसी फ्लाइट में कुकिंग ऑयल को फ्यूल के तौर पर प्रयोग करके उड़ान भरी गई। ये जो है वर्जिन अटलांटिक के बोइंग 787 ड्रीम लाइन प्लेन था। लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरा था और अटलांटिक महासागर को पार करने पर ये न्यूयॉर्क के JKF एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस फ्लाइट में जो इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल था वो 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहा जाता है उसे। वर्जिन अटलांटिक विश्व का पहला 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से
उड़ान भरने वाला कॉमर्शियल प्लेन संचालित कर रहा है। इस कुकिंग ऑयल को रियूनेबल रिन्यूएबल बायोमास और पेट्रोलियम के कचरे से तैयार किया जाता है। एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में इसे जेट ईंधन के तौर पर 50% मात्रा के साथ केरोसिन के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जहां पहला है कि वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% और ये एडीबी की रिपोर्ट है, मतलब एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का रिपोर्ट है ये। 13 दिसंबर 2023 को एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। ठीक है, और वित्त वर्ष 2023 की जो दूसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि उम्मीद से अधिक 7.6% रही। इस कारण से एशियाई विकास बैंक को अपने अनुमान में संशोधन करना पड़ा। विनिर्माण, खनन, निर्माण और यूटिलिटी सहित औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और हालांकि समग्र से वित्त वर्ष 2024 के लिए किसी कृषि के धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है, परंतु औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन का भी अनुमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8.38% बढ़ा। तो देखा जाए तो वित्त वर्ष 2023-24 की और अप्रैल नवंबर अवधि में, ठीक है, 2023-24 की अप्रैल नवंबर अवधि में घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन जो है वो 8.38% बढ़कर 779.1 बिलियन यूनिट हो गया। ऊर्जा उपभोग 4.7% की वार्षिक वृद्धि के साथ भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। अप्रैल से नवंबर 2023 तक भारत में पिछली वर्ष की अवधि की तुलना में बिजली उत्पादन जो है वो 7.71% वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष नवंबर तक मिश्रण के लिए कोयले का आयात 44.28% घटकर 15.16 मिलियन टन रह गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 16% से अधिक, और ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। तो देखा जाए तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान जो है वो 16% से अधिक रहा है। आईएमएफ ने भारत के साथ अपना वार्षिक परामर्श जारी किया है। इस परामर्श के अनुसार विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों के आधार पर वर्ष 2023 में विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक भारत भी है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई मॉडल कृत्रिम। 15 दिसंबर को ओला कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल के नेतृत्व वाली जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्यम कृत्रिम एएसआई डिजाइन, ठीक है, कृत्रिम एसआई डिजाइन जो है ने कृत्रिम नामक एआई मॉडल का अनावरण किया है। कंपनी के द्वारा इस भारत के अपने एआई मॉडल के रूप में संदर्भित किया गया है। ये मॉडल जो है वो ओपन एआई के चैटबॉट चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड को टक्कर देगा। कृत्रिम जो है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि 2 वेरिएंट में उपलब्ध होगा, बेस कृत्रिम मॉडल और ट्रूट्रिम प्रो। कंपनी के द्वारा बेस कृत्रिम मॉडल पेश किया गया है, जबकि अधिक शक्तिशाली लार्ज लैंग्वेज मॉडल कृत्रिम प्रो जो है वो वर्ष 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आ गया कि जो बेस कृत्रिम मॉडल है जो कि 22 भारतीय भाषाओं को समझता है, इनमें 10 भाषाओं में सामग्री तैयार कर सकता है। इनमें हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तेलुगु आदि शामिल है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है भाषाओं को और लिपियों की व्याख्या के लिए एक कस्टम टोकनाइजर का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जेन रोबोटिक्स, शीर्ष भारतीय स्टार्टअप में चुना गया। तो केरल स्थित एक स्टार्टअप है जेन रोबोटिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के शीर्ष 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्टार्टअप में चुना गया है। जेन रोबोटिक्स की जो जी ग्रेटर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है उसमें 12 से 14 दिसंबर 2023 को आयोजित शिखर सम्मेलन में
एआई गेम चेंजर श्रेणी में पुरस्कार जीता है और जेन रोबोटिक्स को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रशंसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा हेतु यूपीआई भुगतान सीमा बढ़ी। तो देखा जाए तो 8 दिसंबर को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेन-देन सीमा को बढ़ा दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यूपीआई लेन-देन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव करते हैं, जो कि पहला ट्रांजैक्शन में था ये सीमा 1 लाख रुपए तक। ऑनलाइन ऋण वाले जो उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए जो यूपीआई भुगतान की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया और क्रेडिट कार्ड के लिए आवर्ती भुगतान अधिदेश की सीमा भी बढ़ा दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीतापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द। तो 7 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने सीतापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी। साथ ही बैंकिंग प्रावधानों का पालन करने में ये विफल रहा था। ये बैंक जो है वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E के साथ पठित धारा 56 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है। बैंक के आंकड़ों के अनुसार कहा जाए तो 98.32% जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रशासक नियुक्त होने के बाद यह कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। तो 4 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने कोल्हापुर के इंचल करंजी स्थित शंकर पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने यह कदम बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई का साधन नहीं होने की वजह से उठाया है। इसके साथ ही बैंक पर पेमेंट या डिपॉजिट रिसीव करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट एयरलाइंस गो फर्स्ट को खरीदेगी स्पाइस जेट। तो देखा जाए तो 19 दिसंबर को स्पाइस जेट ने बताया कि बैंकक्रप्ट एयरलाइन गो फर्स्ट का टेक ओवर करना चाहती है। इस घोषणा के बाद स्पाइस जेट के शेयर जो हैं वो 5% से अधिक मजबूत होकर 69.20 के एक वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। स्पाइस जेट जो हाल ही में 2,254 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की मंजूरी दी थी और गो फर्स्ट वादिया ग्रुप की बजट एयरलाइन है जिसकी शुरुआत 29 अप्रैल 2004 को हुई थी। गो फर्स्ट एयरलाइन के बेड़े में 59 विमान शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सदी के अंत तक भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति सीईबीआर की रिपोर्ट। देखा जाए तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी सीईबीआर ने हाल ही में जारी की अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 21वीं सदी के अंत तक भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। सीबीआर ने विश्व आर्थिक लीग टेबल रिपोर्ट नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा कि सदी के अंत तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है वो चीन से 90% और अमेरिका से 30% अधिक होगा। ठीक है, और रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु देखा जाए तो भारत जो है वर्ष 2024 से 2028 तक औसतन 6.5% की मजबूत वृद्धि बनाएगा और 2032 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, और कहा गया कि भारत जो है 2080 के बाद चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। भारत ने वर्ष 2022 से 23 में 7.2% की मजबूती जीडीपी वृद्धि दर्ज की है और वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर जो है वो मामूली कमी के साथ 6.4% तक रहने का अनुमान है। 2023 में मुद्रास्फीति लगभग 5.5% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। देखा जाए
तो 18 दिसंबर 2023 को लेखिका सुकृता पॉल कुमार और नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को छठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जो है उनकी पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है वो विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकार में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखा जाए तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गीतकार, पटकथा लेखक जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह 3 जनवरी 2024 को छत्रपति संभाजी नगर के एमजीएम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला सम्मान, ठीक है, कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन। तो देखा जाए तो सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है। मीरा चंद के अलावा यह पुरस्कार जो है वो सिंगापुर के उपन्यासकार सुचेन क्रिस्टीन लिम को और मलय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार उस्मान अब्दुल हामिद को प्रदान किया गया है। मीरा को यह पुरस्कार जो है वो कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। मीरा चंद जो है एक उपन्यासकार हैं जो कि बहुसांस्कृतिक समाजों के चित्रण के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एएफएमसी प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित। तो देखा जाए तो 1 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति व सेना के सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज एएफएमसी को प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रीय राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया है। प्रेसिडेंट कलर किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पुणे स्थित जो एएफएमसी है उसके 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये एक प्रमुख सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा प्रतिष्ठान है। ठीक है, और देश के अग्रणी मेडिकल कॉलेज में से ये एक है। इस संस्थान से निकलने वाले जो मेडिकल कैडेटों को सेना, नौसेना और वायुसेना में कमीशन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 11 दिसंबर को फिनलैंड ने अफगानिस्तान में गैर सरकारी संगठन अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं पेटोरे ऑर्पे। उन्होंने एडब्ल्यूएसडीसी को अवार्ड के साथ 3 लाख यूरो भी प्रदान किए। अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है। अफगान महिला कौशल विकास केंद्र का कार्य अफगान महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वाइज पुरस्कार। वाइज पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है सफीना हुसैन को। सफीना हुसैन जो कि भारतीय गांव में स्कूली पढ़ाई के बीच छोड़ देने वाली, मतलब इसका भारतीय गांव में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ दी है और 14 लाख लड़कियों को मुख्य धारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए प्रतिष्ठित वाइज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। सफीना हुसैन जो है वो एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ की एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक है। सफीना हुसैन $5 लाख की इनामी राशि का यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। सफीना को दोहा में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन यानी वाइज शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण में कतर फाउंडेशन की इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। सफीना यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान। तो देखा जाए तो भारतीय अभिनेता है कबीर बेदी, उनको इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो सशस्त्र बलों, विज्ञान, कला, साहित्य या संस्कृति के विकास में विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। कबीर जो है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों की शुरुआत की।
शुरुआत की और फिर हॉलीवुड फिल्मों में काम किया और यूरोप में स्टार बन गए। कबीर जो है वो इटली में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई इटालियन फिल्मों में काम किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं विविध की ओर। तो पहला है सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। तो देखा जाए तो 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक भारत और नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। अभ्यास का जो उद्देश्य था वो था शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर संचालनीयता को बढ़ाना। यह अभ्यास जो है वो ड्रोन और काउंटर ड्रोन उपायों, चिकित्सा प्रशिक्षणों, विमान पहलुओं और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित था। ये एक वर्ष ये जो है वो आपको सूर्य किरण ये एक आपको एक वार्षिक अभ्यास है जो कि दोनों देशों के द्वारा जो है वो बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। ठीक है? कभी भारत में, कभी नेपाल में इस तरह से बारी-बारी से आयोजित होता है। इसमें आपको 354 सैन्य कर्मियों वाली जो भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व है, वो कुमाऊं रेजिमेंट के बटालियन द्वारा किया गया और दूसरी तरफ 334 सैन्य कर्मियों वाला जो नेपाल सेना है, उसकी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व जो है वो तारादल बटालियन ने किया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुस्तक की ओर, जहां पहला है बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा। इसके लेखक हैं माधव गोडबोले। नेक्स्ट है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। इसके लेखक हैं ह्यूमा क्यूरेसी। नेक्स्ट है भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण। इसके लेखक हैं विक्रम के दोराईस्वामी। नेक्स्ट देखें। अब आएंगे नियुक्ति में, मतलब अपॉइंटमेंट्स। तो पहला है 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल। ये शामिल हुए हैं नितिन साहनी। नितिन साहनी जो है वो प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद के लिए दोबारा नियुक्त हुए। तो ये हुए हैं संदीप बत्रा। नेक्स्ट है ब्रिटेन की सरकार द्वारा बीबीसी का नया प्रमुख नामित किया गया है। तो ये किया गया है समीर शाह को, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी। तो ये है कैप्टन फातिमा वसीम। उनकी पोस्टिंग हुई 15,200 फीट की ऊंचाई पर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के रूप में चुना गया है। ये चुना गया है उमा शेखर को। नेक्स्ट है वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक यानी कि निरीक्षण और सुरक्षा के लिए जो महानिदेशक हैं वो नियुक्त हुए हैं। ये नियुक्त हुए हैं एयर मार्शल मकरंद रनाडे। नेक्स्ट है क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फाइटर बन गई। तो ये बन गई है दिशा नाइक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई। तो ये हुई है कंचन देवी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे निधन की ओर, जहां पहला है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। ये है राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया है। नेक्स्ट है अनूप घोषाल। ये बंगाली सिंगर है अनूप घोषाल, इनका कोलकाता में निधन हो गया। नेक्स्ट है पीए रामचंद्रन। ये प्रमुख पर्यावरण वैज्ञानिक, इंजीनियर और लेखक है पीए रामचंद्रन। इनका केरल में एर्नाकुलम में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जहां पहला है कि अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2023। ये 8 से 17 दिसंबर को अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2023 का आयोजन हुआ, यूएई में हुआ और फाइनल में विजेता रहे बांग्लादेश। उप विजेता है संयुक्त अरब अमीरात। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं आसिकुर रहमान सिबली, जो कि बांग्लादेश के हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वही चुने गए आसिकुर रहमान सिबली, जो कि बांग्लादेश के हैं। 5 पारियों में 2 शतक और 2 अर्धशतक सहित कुल 378 रन बनाए उन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 जीता। 21 दिसंबर को भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। गुकेश ने भारत के ही पेंटाला कृष्ण के साथ ड्रॉ मुकाबला खेला। डी गुकेश और अर्जुन एरिगोसी दोनों ही ने ही
7 में से 4.5 अंक हासिल किए और गुकेश ने टाई ब्रेक में टूर्नामेंट जीता है। पेंटाला हरिकृष्णा ने 4 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस जीत के साथ डी गुकेश फिडे सर्किट में पहले स्थान पर पहुंच गए। गुकेश यदि 1 जनवरी 2024 तक अपनी बढ़त बरकरार रखते हैं तो वे प्रतिष्ठित कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2024 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। इससे पहले आर प्रज्ञानंद और विदित गुजराती भी कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023। तो देखा जाए तो कुश्ती के यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार नामित किया है। पहली भारतीय अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियन महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने वर्ष 2023 में अपना दूसरा अंडर 20 खिताब जीता है। अंतिम पंघाल ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक और विश्व चैंपियनशिप एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में और एशियाई खेलों में कांस्य पदक। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक अप्रैल 2023 में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित चैंपियनशिप में जीता, जबकि सीनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक सितंबर 2023 में सर्बिया के बेलग्रेड में जीता था। इसी प्रकार उन्होंने एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक अक्टूबर 2023 में जीता, जिसका आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ था। अंतिम पंघाल ने महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा भी प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन। दिसंबर में हुआ 10 दिसंबर को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न हो गया। गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन में विजेताओं की श्रेणी में अगर देखें तो पुरुष एकल में योहानेस सॉट मार्सेलिनो ने जीता है, जो कि इंडोनेशिया के हैं। महिला एकल में ललिन रात चाइवान ने जीता है, जो कि थाईलैंड की हैं। महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और अनीशा क्रास्टो ने जीता है, जो कि भारत की हैं। मिश्रित युगल में ही योंग कोई टेरी और टैन वेई हान जेसिका सिंगापुर के हैं, उन्होंने जीता। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। तो 18 से 24 दिसंबर को 50वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। पुरुष एकल में विजेता है चिराग सेन, उप विजेता है तरुण एम। महिला एकल में विजेता है अनमोल खड़ब और उप विजेता है तन्वी शर्मा। पुरुष युगल में विजेता है के पृथ्वी रॉय सूरज गोला और उप विजेता है कृष्ण प्रसाद गरागा और विष्णुवर्धन गौर पंजाला। महिला युगल में विजेता है प्रिया देवी कोंजेंग बाम और श्रुति मिश्रा। फिर उप विजेता है रितिका ठाकुर, सिमरन सिंधी। मिश्रित युगल में विजेता है ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो और उप विजेता है नितिन कुमार और नवधा मंगलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। ये 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक हुआ। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, और इसका आयोजन हुआ लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2023 के बैडमिंटन में विजेताओं का नाम देखें तो पुरुष एकल में है ची यू जेन जो है वो चीनी ताइपेई से है। महिला एकल में विजेता है नोजोमी ओकुहारा, जो कि जापान से है। पुरुष युगल में विजेता है चुंग होन जियान और हैकाल मोहम्मद, मलेशिया के। महिला युगल में विजेता है रिन इवानागा और की नाकानिशी, जापान के। मिश्रित युगल में विजेता है डेजन फर्डिनियस और ग्लोरिया एमानुअल विगजाजा, इंडोनेशिया के। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक अर्मेनिया के येरेवन में आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 17 पदक जीते। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक है पायल के नाम 48 किलोग्राम के कैटेगरी में, निशा 52 किलोग्राम कैटेगरी में और आकांक्षा 70 किलोग्राम कैटेगरी में। रजत जीतने वाले हैं अमीशा 54 किलोग्राम कैटेगरी में, विनी 57 किलोग्राम, सृष्टि 63 किलोग्राम, मेघा 80 किलोग्राम और प्राची टोकस 80 किलोग्राम से ज्यादा में। कांस्य पदक में विजेता है नेहा लुंथी 46 किलोग्राम में, परी 50 किलोग्राम में, निधि ढूल
66 किलोग्राम और कृतिका 75 किलोग्राम में। पुरुष वर्ग में देखा जाए तो रजत विजेता है जतिन 54 किलोग्राम में, साहिल 75 किलोग्राम में, हार्दिक पवार 80 किलोग्राम में, हेमंत सांगवान 80 किलोग्राम से ज्यादा में और कांस्य है सिकंदर 48 किलोग्राम में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 22 से 27 दिसंबर तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। प्रीति बुरा ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में लाल पाकमावी राल्टे को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जैस्मिन ने 60 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपियन सिमरनजीत कौर को 4-3 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पूजा रानी ने 75 किलोग्राम वर्ग में नंदिनी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुल 12 भार वर्गों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें 300 से ज्यादा भारतीय मुक्केबाजों ने भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि भारत के सबसे तेज 4000 टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए। ये बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया जाने की घोषणा की गई। तो ये दिया जा रहा है मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट है कि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश कुमार करुणाकरन ने 17 दिसंबर 2023 को ओडिशा मास्टर के ऑल इंडियन पुरुष एकल फाइनल में किसे हराकर अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब जीता। यह हरा है आयुष सेठी को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं दिवस की ओर। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस, जिसका थीम या विषय है समुदायों को नेतृत्व करने दें, लेट कम्युनिटीज लीड। 2 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जिसका थीम है स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। 3 दिसंबर को मनाया गया विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका थीम है विकलांग व्यक्तियों के लिए, उनके साथ और उनके द्वारा SDG के बचाव और उसे हासिल करने की कार्रवाई में एकजुट होना। 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस, समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस, थीम है मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है। 7 दिसंबर को मनाया गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ठीक है, मतलब UNCAC Act 20, भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। 10 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिसका थीम है भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को समेकित और कायम रखना। 11 दिसंबर को मनाया गया यूनिसेफ दिवस, हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए। फिर 11 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिसका थीम है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। 20 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसका थीम है गणित सबके लिए। 23 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इसका थीम था स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। 25 दिसंबर को मनाया गया है सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को मनाया गया है वीर बाल दिवस और 28 दिसंबर को मनाया गया है कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस। ठीक है, तो ये वीडियो था क्रॉनिकल का, यहाँ समाप्त होता है। PD अपलोड है, प्रतियोगिता दर्पण भी अपलोड है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। PDF के लिए आप onlinestudycenter.in के PDF सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है या PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।